आज हम आपको सुनो न के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी घास वाली सुनवा रहे हैं। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आँखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देख के पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आके पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक के कहा, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देख के कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टाल के कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरण की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आँखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं दलितों के इस घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पे घास की टोकरी रख के बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया था, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वो घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गज़लें गाता, कोई छाती पे हाथ रखता, पर मूलिया नीचे आँख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं है, न जाने ये कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर की सुगंध से मतवाला हो रहा है, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा है। मूलिया सिर पर झहुआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा के निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वो फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वो जरा भी न तो डरी न झिझकी, झहुआ ज़मीन पे गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। दलितों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है? वो ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का रंग, उसका वो क्रोध, वो अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने
देर तक जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वो रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वो जानती थी, अगर उससे वो कह दे तो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए, इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा तो क्यों नहीं जाती, और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुका के कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा। मुलिया ने और भी सिर झुका दिया और दबी हुई आवाज में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी का चाम नहीं काम प्यारा होता है तो बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता को लेकर चाटूं क्या? उठा जबा और घास लेके आ। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो ज़रूरी था। घास मोल लेके खिलाए तो 12 आने रोज़ से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन सी होती है। बमुश्किल 150 रुपये मिलते हैं, वो भी कभी मिले कभी न मिले। जब से ये सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की तो बधिया बैठ गई है। कोई सेंत भी नहीं पूछता। महाजन को 150 रुपया उधार लेके इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को पूछता कौन है। महाजन का सूद भी तो नहीं पहुंच सकता था, मूल का तो कहना ही क्या। ऊपर मन से बोला, न मन हो तो रहने दे, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े हुए थे। ज़रा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न से रह जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा बैठा होगा, मगर कोई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पे पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक नहीं छिल सकेगी। यहाँ देखता कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वो बैठ के घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झब्बा आधे से ज़्यादा भर गया। वो अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही न हुई। एकाएक उसने आहट पा के सिर उठाया तो चैन सिंह को वहाँ खड़ा पाया। मुलिया की छाती धक से रह गई। जी में आया भाग जाए, झप्पा उलटते और खाली झावा लेके चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से रुक के कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। ज़मीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ, यहीं रोज़ चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने 1 कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतनी डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही नहीं रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था कि जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तो इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सज़ा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सर काट ले तो गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं
शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता मैं और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह ये चोला तेरे काम आए, मेरे मन की ये सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आए। अगर मैं किसी खोट से ये बात कह रहा हूँ, बड़ा भगवान था महावीर जो उसे ऐसी देवी मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह ने और समीप आके कहा, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया से सिर उठा के उसकी ओर देखा, उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई थी। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ तो बुरा तो न मानोगे, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जुबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर दलित है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, उसकी मर्यादा का उसे कोई विचार नहीं है? अरे मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती हैं? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए न कि मैं दलित हूँ, नीच जाति हूँ, और नीच जाति की औरत ज़रा सी घुड़की धमकी या ज़रा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुला ये बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया बोली, इसलिए न कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी क्षत्राणी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटू है, इसका उसे गुमान भर न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाज़ार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। ये सब बड़े घरों की लीला है। और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी दलितों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वो किसी दूसरी महरिया की ओर आँख उठा के भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी होती तब भी मुझे वो इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं दलित होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वो अपने मन की करने लगे और छाती पे मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पे मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं मैं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी वो मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठाएगा, बैठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे न कभी छेड़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वो सब कुछ जो जीवन को पशुता, अहंकार और न जाने कहाँ ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था।
मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया है। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पे रहता था। बात बात पे मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देख के अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पिलाना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा दिन पानी बहा चला जाता है। क्यारी में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता। मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी ज़रा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले ये दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता, उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियाँ जमाता। मगर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाके बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा के बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी अभी बंद किए देती हूँ। ये कहती हुई थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, अरे भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बड़ों कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होके बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दें। ये कहता हुआ वो कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के तो होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के कोने में बेर भरे आते हुए दिखाई दे। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पे निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन भर के हो गए। अब न आते बनता था न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी काट दी जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ बढ़ाओ, कैसे बेर हैं, लाओ ज़रा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा के बोल रहा है, उतना ही भिगो भिगो के लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, अरे जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं लूँगा। ज़रा एक आदमी लपक के घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। अरे तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर बहुत मीठे होते हैं, अरे बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढांढस हुआ। सभी ने जाके सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांट के उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आध घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़ के कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी, नहीं तो कभी ना आते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए ना। एक आध घंटे का हरज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे तो दिन भर घंटे भर का काम भी होगा ही नहीं। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहें तो काम करने में जी लगता है, यही नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहें। दूसरा बोला, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा ने कहा कि कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है आजकल।
चौथा बोला, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला बोला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रूह नहीं पहचानते। दूसरे ने कहा, अब खूब दिल लगा के काम करेंगे। तीसरा बोला, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा ही धर्म है कि कोई हम कसर बाकी न रखें। चौथा बोला, मुझे तो भैया ठाकुर पे अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूं तो वो बराबर अपने घोड़े पे जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज़ हो रही थी। सोचा इक्के पे चला चलूँ। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चट चट इक्के पे बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है? महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था, क्या आजकल सवारियाँ कम हैं क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियाँ काहे नहीं हैं, मगर लारियों के सामने इक्को को पूछता कौन है? कहाँ 2, 2.5, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच के आप लोगों की मजूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को ही चाहिए, घास ऊपर से। अब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखा तो बोला कि 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुका के बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छील के बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों छीलती हैं, तब जाके 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर ले जाता हुआ बोला, नहीं भैया, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती हैं, घरवाली ही जाया करती है। दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गई लौटती है, हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों के टो में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पा के बाहर निकले। हाथे में पानी की दुकान थी। ज़रा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छां में 20 ही तांगे इक्के फिटने खड़ी थीं। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों, औरत अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती हैं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और फिर सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो ज़रा शहर चला जाऊं कि उसकी निगाह एक घास वाली पे पड़ गई। सिर पर घास का झावा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा, ये तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोलतोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे, कोई उससे दिललगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। बुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देख के कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही आएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा ज़माना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था बोला, बुढ़ऊ के मुंह में पानी भराया, हम मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी वहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्कुरा के रसीली आंखों से देख देख के, सिर का आंचल खिसका खिसका के, मुंह मोड़ मोड़ के बातें कर रही है।
वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवारों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ पड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे हुए थे। उन्होंने पाँव दाँव पे घास रखवा ली, जेब से कुछ निकाल के मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, ये बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आध घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगा के चल दिए, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं हुई? ये बुरी बीमारी है, जल्दी दवा करवा डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, कितने पैसे कमाए महावीर आज? महावीर ने हंस के कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी नहीं पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने ज़रा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेके आ जाया करो। अब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेके बाजार में न जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देख के कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए। आप रुपये? चैन सिंह ने बात काट के कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बैठ खट के चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल के भी चर्चा न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहाँ उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठठक के पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी और बोला, क्या है मुला, क्यों दौड़ती हो, मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था उसे, वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुरा के कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी ना? चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुला, मुझ पर जाने कैसा भूत सवार हो गया था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी बाँह गहे की लाज तो निभा रही हो। गरीबी आदमी से जो चाहे कराए, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। ज़रा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुरा के बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। ये थी कहानी घास वाली। लेखक मुंशी प्रेमचंद। सुनोने के अंतर्गत हम आपको अगली बार एक नई कहानी सुनवाएंगे।